1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी ठहराए गए कांग्रेस के दिवंगत नेता सज्जन कुमार को लेकर एक बयान ने दिल्ली की सियासत गरमा दी है। दरअसल कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताए जाने के दावे पर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया है। मनजिंदर सिंह सिरसा और हरसिमरत कौर ने सवाल उठाए हैं। वह इस विवाद के बीच 1984 दंगा पीड़ितों की आवाज एक बार फिर से सामने आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सज्जन कुमार पर बयान से सियासी बवाल। दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर बीजेपी का हमला। 1984 दंगा पीड़ितों की पीड़ा फिर आए सामने। उन्नीस के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के दिवंगत नेता सज्जन कुमार को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मामला शुरू हुआ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने सज्जन कुमार की मौत पर कहा कि उन्हें देश भर में एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और सवाल उठाया कि 1984 के दंगों के दोषी नेता को कांग्रेस किस आधार पर रोल मॉडल बता रही है। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी न सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर तीखा हमला किया। सिरसा ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार को आइकन और आइडल बताने वाली बयानबाजी कांग्रेस की सोच को सामने लाती है। 1984 के सिख कत्लेआम का अक्यूज्ड खाली लोगों के कहने से नहीं, पब्लिक को तो सब जानती पहले दिन से कौन अक्यूज्ड है, लेकिन कोर्ट ने जिसको अक्यूज्ड थामा, हाई कोर्ट ने जिसको सजा दी, हाई कोर्ट ने अपनी सजा देते वक्त बताया कि किस तरह से सिखों का कत्लेआम इन लोगों ने मिलकर और एक भयानक रूप दिखाने का काम किया। आज उसको कांग्रेस बता रही है कि हमारा आदर्श है। कांग्रेस बता रही है कि इसके जाने से ऐसी क्षति हुई है जो पूर्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस बता रही है कि हमारा देश का, इन नेशन का बहुत बड़ा हमारी कांग्रेस के लीडरों का आदर्श था। कैसे था आदर्श? क्योंकि उसने सिखों का कत्लेआम किया। तो मतलब क्या है कि कांग्रेस आज भी सिखों का कत्लेआम करने वालों को अपना आदर्श मानती है, उनको अपना रोल मॉडल मानती है और ये मानती है कि ऐसे लोगों का इस दुनिया से जाने के बाद इसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि और लोग ऐसे लाए नहीं जा सकते जो बेकसूर लोगों का कत्लेआम करा के सत्ता हासिल करें। विवाद यही नहीं थमा। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने भी सज्जन कुमार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास में सज्जन कुमार का नाम काले अक्षरों में लिखा गया है और उनकी सजा को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। सज्जन कुमार दा नाम सिख इतिहास से काले अखरा दा नाम लिखा गया। ਇਹਦੀ मौत तो फांसी दे नाल होनी सी, कीते दी सजा इनू मिलनी सी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर हमला जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की तारीफ कर रही है और इसे सिख समुदाय के प्रति कांग्रेस के रवैये से जोड़ते हुए राहुल गांधी की राजनीति पर भी निशाना साधा। लेकिन इस पूरे राजनीतिक विवाद के बीच सबसे अहम आवाज उन लोगों की है जिन्होंने 1984 का दर्द अपनी आंखों से देखा और जिन परिवारों ने उस हिंसा में अपनों को खोया है। उन्नीस दंगा पीड़ितों का कहना है कि उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस दर्द और इंसाफ की लंबी लड़ाई का सवाल है। उनका आरोप है कि दशकों बाद भी ऐसे बयान पुराने जख्मों को फिर कुरेद देते हैं। इंसाफ तो ये तो देखो, सज्जन कुमार की नेचुरल डेथ हुई है। अगर इसे फांसी होती कानूनी तौर से तो हमें शायद बहुत ही ज्यादा आराम मिलता। देखो हमारे सिख कत्लेआम इन्होंने जिंदा जलवाए इंसानों को। हमारे सामने मेरे डैडी, हमारे घर के 11 मेंबरों को इन्होंने जिंदा जलवाया। कांग्रेस पार्टी के ये जितने भी मगरमच्छ थे, ये सज्जन कुमार तो नेचुरल डेथ से मर गया, पर शांति तब मिलती जब इसे सजा में फांसी दी जाती।
चलो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, इंसाफ होता है, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी अगर ये फांसी के थ्रू मरता, मगर ये मौत ऐसी नहीं होनी थी। आज से कई साल पहले जब इस पे केस चले थे, केस की शुरुआत हुई थी, तभी जज साहब को चाहिए था इसको फांसी की सजा देता और इसे फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता। तब जाके हमें लगता कि देश की न्यायपालिका जो है अपना हिसाब इंसाफ ईमानदारी से कर रही है। अगर उनको सजा आज से कई साल पहले हो जाती तो हम दंगा पीड़ितों को, परिवारों को एक राहत की सांस मिलती। तो हमने जाना है वो मेरे तो आए नहीं है, मेरे तो नहीं आ सकते ना। मैं तो वो जो 19 साल का बेटा नौजवान ऐसा लायक उसमें मेरा हस्बैंड सारा 40 45 साल दे भरा मेरा एक 25 साल का, एक 20 साल का, तो एक सारा 33 साल का जवान को है, वो तो नहीं आ गए। घरों को आग लगा दी थी, घर भी जल गए थे। साल गुजर गए, सियासत बदल गई, लेकिन 1984 का दर्द अभी भी जिंदा है। और यही वजह है कि सज्जन कुमार को लेकर आया ये एक बयान फिर से उस दर्द, उस बहस और उस सवाल को सामने ले आया है कि इतिहास के जख्मों पर राजनीति कब तक भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के पूरे वंदे मातरम के बयान के बाद अब इस विवाद में बॉलीवुड भी आमने सामने है। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने आखिरी 4 चंदों को लेकर सवाल उठाए तो कंगना रनौत ने उनके बयानों पर पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। वंदे मातरम बहस में बॉलीवुड की एंट्री। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बहस तेज। शर्मिला कंगना के बयानों ने बढ़ाया विवाद। वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। एक तरफ संसद और सियासत के गलियारों में गीत के छंदों को लेकर बहस जारी है, तो दूसरी तरफ अब फिल्मी दुनिया के चेहरे भी इस विवाद में अपनी राय सामने रख रहे हैं। इसी बीच बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम से जुड़े फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बार लाल किले से देश ने पूरा वंदे मातरम सुना। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ा रहा है। उन्होंने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि लाल किले से पूरा वंदे मातरम गूंजा और आजादी के बाद पहली बार पूरा गान सुनने को मिला। लेकिन अब इस बहस में बॉलीवुड की एंट्री हो गई है। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम के आखिरी 4 छंदों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में कई लोग एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ऐसे में आखिरी 4 छंदों में देवी दुर्गा और मां काली के संदर्भ उनके लिए अलग अर्थ रख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। शर्मिला टैगोर के बयान के बाद अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं।
भले ही आप एक ईश्वर में विश्वास रखते हो, डॉक्टर भी शक्ति को शक्ति ही कहते हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक होते हैं। कवि अपनी बात का मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और उपमाओं का इस्तेमाल करता है। यानी वंदे मातरम का मुद्दा अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। गीत के कितने छंद गाए जाएं, उनके शब्दों का अर्थ कैसे निकाला जाए और राष्ट्रगीत से जुड़ी भावनाओं को किस नजरिए से देखा जाए, इस पर अलग अलग राय सामने आ रही है। वंदे मातरम जो कभी आजादी के आंदोलन की आवाज बना था, आज एक बार फिर सियासत, इतिहास और विचारधारा के केंद्र में है। एक तरफ पूरे गान को राष्ट्र भावना से जोड़कर देखने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इसके अलग अलग छंदों और अर्थ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी बहस अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी और सार्वजनिक प्रतिक्रिया और तेज होती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली का चेहरा और जिंदगी का अंदाज बदलने वाला मास्टर प्लान 2047 सामने आ गया है। दरअसल 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क और ग्रीन एरिया और यमुना फ्लड प्लेन की सुरक्षा से लेकर नए RRTS कॉरिडोर तक राजधानी को ग्लोबल सिटी बनाने का पूरा रोड मैप तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली का नया मास्टर प्लान 2047 लॉन्च। 2047 तक ग्लोबल सिटी बनेगी देश की राजधानी। दिल्ली में बदल जाएगा जिंदगी का अंदाज। देश की राजधानी दिल्ली को 2047 तक ग्लोबल सिटी बनाने का रोड मैप सामने आ गया है। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 लॉन्च हो चुका है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस खास मौके पर दिल्ली के LG तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इसमें दिल्ली के हर वर्ग, हर इलाके और आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अगले 2 दशकों में दिल्ली के हाउसिंग मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी कर दिया है। इस प्लान के तहत राजधानी में ज्यादा घर बनाए जाएंगे, पुराने इलाकों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और शहर को एक योजना के तहत बेहतर बनाया जाएगा। लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है और कुछ फ्लैट्स जो परिवार बट जाते हैं, 1 से 2 होते हैं, उनकी भी आवश्यकता रहेगी। तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके विकसित किए जाएंगे और अधिकांश उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे, फ्लैट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका भी ध्यान रखा गया है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे मेट्रो हो अथवा बस सर्विस हो, RRTS हो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, अथवा अन्य ट्रांसपोर्ट के जो मोड हैं, जो छोटे मोड होते हैं, उनका भी ध्यान रख करके और इसमें इसको विकसित किया जाएगा। एक तो सबको अर्बनाइज किया गया है और जो हमारे 45 गांव रह गए थे वो भी प्रोसेस में है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 1000 करोड़ रुपए का फंड इन विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो जितनी भी फैसिलिटीज आज तक जिस फैसिलिटी से वो डिप्राइव थे, वो सब आपने जिस इंफ्रा की बात कर रहे हैं, जिस रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी की बात हम करते हैं, वो सारा हमने अपने इस छोटे से कार्यकाल में लगातार उनको हम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और इस मास्टर प्लान से भी जरूर इसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि लो डेंसिटी एरिया में जिस तरीके से प्लॉट जो वेकेंट थे और जो लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, वो सब इंफ्रा को बढ़ाने वाले भी हैं। मास्टर प्लान का सबसे बड़ा फोकस है दिल्ली में रहने की सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाना। करीब 40 लाख नए फ्लैट, 50 साल से पुराने फ्लैट्स का पुनर्विकास और मेट्रो नेटवर्क को 695 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य।
साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और बड़े मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब विकसित किए जाएंगे। यानी आने वाले वर्षों में सिर्फ नए घर नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें मेट्रो, आरआरटीएस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ने की कोशिश होगी। मकसद है घर के साथ रोजगार और जरूरी सुविधाएं भी लोगों के आसपास मिले। देखिए, देश की राजधानी, विकसित भारत की राजधानी एक वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार विकसित हो। दिल्ली में जमीन लिमिटेड है, मगर दिल्ली की सोच लिमिटेड नहीं है, ऐसा ये मास्टर प्लान बता रहा है। जमीन लिमिटेड होने के कारण नए हाउसिंग कहाँ बनाए जाएं? तो इस बार पहली बार जैसे प्लान्ड एरिया में, डीडीए के प्लान्ड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर की जमीन को रीडेवलप करके 1.5 FAR पर नई जमीन, नए मकान बनाने का काम इसमें करने का रास्ता खोला गया है। और 2000 स्क्वायर मीटर में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में नए हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता है। टीओडी पॉलिसी के अंतर्गत मेट्रो के नजदीक अफोर्डेबल हाउसेज 4+1 के FAR पे 2000 स्क्वायर मीटर में बनाए जा सकेंगे। इससे दिल्ली की अफोर्डेबल हाउसिंग की उपलब्धता बढ़ेगी। हैफेजर्ड वे में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जो ग्रोथ होने का काम है वो नहीं होगा। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को डेवलप करने के लिए नई हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता उसमें खोला गया है। साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का इन सीटू रिहैबिलिटेशन उसी जगह पर करने के लिए ऑलरेडी हम पॉलिसी बना रहे थे, मास्टर प्लान में उसको समावेश कर लिया गया। मास्टर प्लान में पर्यावरण और जमीन के इस्तेमाल पर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। करीब 180 वर्ग किलोमीटर ग्रीन एरिया और यमुना फ्लड प्लेन को सुरक्षित रखने का लक्ष्य है। वहीं लैंड पुलिंग और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के जरिए नए इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि मेट्रो और आरआरटीएस के आसपास घर, दुकान, ऑफिस और दूसरी सुविधाओं को एक साथ विकसित करने की योजना होगी। वहीं हरित क्षेत्र और यमुना के संवेदनशील इलाकों को सुरक्षित रखने पर भी जोर रहेगा। यानी मास्टर प्लान 2047 सिर्फ कागज पर तैयार किया गया रोड मैप नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दिल्ली की तस्वीर है, जहां लोगों को बेहतर घर, आसान कनेक्टिविटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। अब उम्मीद यही है कि इस प्लान के लक्ष्य समय पर जमीन पर उतरे और 2047 की दिल्ली एक आधुनिक, सुगम और रहने के लिए और बेहतर राजधानी के रूप में सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश में आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार निशाना बने हैं आपकी चाय और त्योहारों के पकवान, क्योंकि खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। यूपी में भी 19 चीनी मिलों ने दाम बढ़ा दिए हैं। आखिर क्यों अचानक से इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है चीनी में, देखिए रिपोर्ट। जिस चीनी के बिना त्योहारों की मिठास अधूरी है, उसी चीनी के दाम अब आसमान छू रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ते हुए चीनी की कीमतें अब 60 से 65 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। लखनऊ हो या कानपुर, वाराणसी हो या आगरा, हर जगह आम जनता की जेब पर सीधा बोझ बढ़ गया है। चीनी के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार से? दाम को रोकथाम होनी चाहिए, दाम कम होने चाहिए, घटने चाहिए, पैसे घटने चाहिए। चीनी बहुत महंगी है इस टाइम। चीनी महंगी है। मेरे ख्याल से फीकी पीने वालों पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जिसको मिठास चाहिए उसकी जेब पे तो वजन आना चाहिए। इस समय देश में चीनी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में चीनी के दामों में 10 से 20% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात यूपी की करें तो यहाँ 19 चीनी मिलों ने दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते चीनी की कीमत 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। चीनी के दामों में एक महीने में करीब 17 रुपए की बढ़ोतरी, 15 दिनों से लगभग हर दिन बढ़ रहे हैं दाम। 45 रुपए किलो वाली चीनी अब 60 से 65 रुपए किलो बिक रही है।
चीनी के दाम बढ़ने से लोगों के रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। उनकी प्याली और थाली दोनों से मिठास कम होने लगी है। अच्छा, पहले सवाल का जवाब क्या दिया जाए? तो ऐसा भी कोई असर हो रहा है कि ग्राहक कम आ रहे हैं, चीनी उसमें कम, या जो पहले मात्रा ज्यादा थी अब कम ले रहे हैं? भाई चीनी तो जितनी चाहिए उतनी लेगा ही आदमी। बाकी ये एक बार यही कहता है कि तेज हो गई क्या, काम खत्म हो गया। थोक बाजार में भी चीनी का भाव पिछले साल के 3900 से बढ़कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसका कारण है त्योहारी सीजन में भारी डिमांड, चीनी का बचा स्टॉक बेहद कम होना, कम बारिश की वजह से गन्ना उत्पादन प्रभावित हुआ है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो भी बड़े कारोबारी या कंपनियां महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं वो 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। साथ ही सरकार चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर विचार कर रही है, लेकिन इस वक्त चीनी की महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। त्योहार में क्या करेगी आम जनता को महंगाई की मार इतनी दे रही है सरकार, क्या करें कि बहुत ज्यादा परेशानी है। इस टाइम पे बहुत दिक्कत आ रही है। चीनी बताओ 62 रुपए पहुंची है। कोई तुके बताओ, गरीब आदमी के लिए आजकल रोटी खाना बहुत मुश्किल हो। फिलहाल त्योहारी सीजन से पहले चीनी के दामों में बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है कि महंगाई पहले से ही बजट बिगाड़ रखा है। ऐसे में चीनी पर महंगाई की मार त्योहार की मिठास न फीकी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।